तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सॉइल इरोज़न कैसे होता है, व्हाट इज़ सॉइल इरोज़न। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉइल इरोज़न देखा था। फिर हम लोगों ने वेरियस एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोज़न देखे थे। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल इरोज़न क्या है। और फिर हम लोगों ने देखा था कि जो यूएसएलई इक्वेशन है, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन है, वो हमने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने मूवमेंट मैकेनिक्स ऑफ सॉइल इरोज़न की अगर बात करें तो हमने वो देखा था। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स अब तक कवर कर लिए थे और हमको अब स्टार्ट करना था विंड इरोज़न कंट्रोल। हमको एक चीज़ पता चल गई कि इरोज़न होता कैसे है। जैसे विंड इरोज़न होता कैसे है कि जो पार्टिकल होते हैं सॉइल के, वो अपनी जगह से डिटैच होते हैं। डिटैच होने के बाद एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं, मूवमेंट होता है उनका, और एक जगह जाके डिपोजिशन होता है। तो इस तरीके से पूरा मूवमेंट चलता है। अब ये जो इरोज़न है उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, ये इरोज़न को कम कैसे करें, उसके लिए डिफरेंट कंट्रोल मेजर्स हैं। तो पहला कंट्रोल मेज़र हम लोगों ने बात की थी मेंटेन वेजिटेटिव कवर। दूसरा है रफ इन द सॉइल सरफेस बाय टिलेज प्रैक्टिसेस एंड मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल मेज़र। तो हम पहले मेथड को डिस्कस करेंगे, वेजिटेटिव मेज़र। अब जैसे बिना वेजिटेशन के अगर कोई सरफेस है, अगर आप उसमें ऐसी ओपन छोड़ दिया है और सॉइल लूज़ है तो विंड इरोज़न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपने कवर क्रॉप लगा दी है, यानी उस पूरे एरिया को आपने छोटे छोटे पौधों से कवर कर दिया है पूरी तरीके से, तो अब होगा क्या कि विंड जो है अगर मूव करती है तो वो एक रेजिस्टेंस ऑफ़र करेंगे। जो सारे प्लांट्स हैं वो रेजिस्टेंस ऑफ़र करेंगे। दूसरी चीज़ की जो विंड वेलोसिटी है उससे रेजिस्टेंस की वजह से कम होगी। और ये जो पौधे हैं ये जो सॉइल को पकड़ के रखते हैं जड़ों के थ्रू, तो इस तरीके से जो रेजिस्टेंस ऑफ़र होता है उस वजह से सॉइल इरोज़न कम होता है। उसके अलावा विंड ब्रेक्स लगा सकते हैं, जहाँ पे वेजिटेटिव मेज़र की बात करें कि छोटे छोटे आपने पौधे लगा दिए। जैसे एक बैरियर होता है, ब्रेक क्या होता है, एक तरीके से बैरियर होता है जो मूवमेंट को रोकता है। तो आपने विंड वेलोसिटी को कम करने के लिए एक छोटा सा बैरियर लगा दिया है इन फॉर्म ऑफ वेजिटेशन, तो उसको भी हम वेजिटेटिव मेज़र में कंसिडर करते हैं। या वेजिटेशन का ड्राई पार्ट है, लकड़ी वगैरह आपने इंसर्ट कर दिया है और उसके साथ क्रॉप लगा दी है, तो इस तरीके से वेजिटेशन आप लगा के अगर मैं ये बोलूँ कि इरोज़न को रोक रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव मेजर्स। उसके अलावा जैसे जो सैंड ड्यून्स वगैरह या सॉइल के ड्यून्स जो फॉर्मेशन होते हैं वहाँ पे इरोज़न बहुत ज़्यादा होता है, तो कई बार क्या किया जाता है कि उसके अराउंड जो होते हैं प्लांट्स लगा दिए जाते हैं। तो प्लांट्स लगाने से या ग्रासेस लगाने से जो पर्टिकुलर एरिया होता है वो विंड इरोज़न से प्रोटेक्ट हो जाता है। तो ये काम भी हम कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि वेजिटेशन जो है, छोटे छोटे क्रॉप्स हैं, छोटे छोटे वेजिटेशन है, उसको हम लगा सकते हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोज़न को कम किया जा सकता है। उसके बाद आती है टिलेज प्रैक्टिसेस। तो टिलेज प्रैक्टिसेस में अगर हम बात करें तो थोड़ा हम ये भी देख लेते हैं कि टिलिंग ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और मेथड क्या यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ हम ये देख सकते हैं कि जब टिलिंग ऑपरेशन होता है तो खेती करने के डिफरेंट पैटर्न होते हैं कि रो फार्मिंग करेंगे, स्ट्रिप क्रॉपिंग करेंगे, कैसे क्रॉप करेंगे, तो वो सारे प्रैक्टिसेस भी हम इसमें देखेंगे। तो इसमें अगर मेनली जो पॉइंट देखें कि प्लॉइंग बिफोर द रेनफॉल हेल्प्स इन मॉइस्चर कंजर्वेशन। अगर आप देखें कि आपने खेत को बारिश के पहले जोता है और उसके बाद पानी बरसता है, तो अब जब पोर्स जनरेट हो जाएंगे तो क्या होगा, पानी बरसेगा तो सारी चीज़ों को वो एब्जॉर्व कर लेगा, सारे वाटर को। तो यहाँ पे मॉइस्चर कंजर्व हो जाएगा, कंपैक्शन हो जाएगा, तो इस वजह से इरोज़न हम कह सकते हैं कम होगा। दूसरी चीज़ कि अगर आपने डिस्क प्लाउ यूज़ किया है, ऐसा
मतलब जो आप प्लोइंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, प्लोइंग मशीन जो आप यूज़ करते हैं खेत को जोतने के लिए, वो जब जुताई करते समय सरफेस कैसी फॉर्म कर रही है। एक स्मूथ सरफेस बना रही है तो इरोजन ज़्यादा होगी, रफ़ सरफेस बना रही है तो इरोजन कम होगा। तो ये चीज़ भी हमको देखना है। हमको सरफेस को रफ़ बनाना है, ऐसा स्मूथ नहीं बना देना कि इरोजन ज़्यादा हो जाए। टिलेज रिजेस की बात करें कि बहुत ज़्यादा जब आप टिलेज प्रैक्टिसेस करते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ हाइट के रिजेस फॉर्म हो जाते हैं। तो ये जो रिज होते हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिज की हाइट बहुत ज़्यादा हो गई तो अब क्या होगा कि इरोज़न ज़्यादा होगा। तो हाइट भी एक बैलेंस रहे, तो कह सकते हैं कि 100 mm अगर हाई है तो सही है, उससे कम भी नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। और टिलेज प्रैक्टिसेस की बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज, जैसे कि आप एक बार पूरा खेत जोत दिया, उसके बाद दोबारा डीप टिलेज कर रहे हैं तो उसको प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज बोलते हैं। यूज़ ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, कई बार ऐसा होता है कि जो क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद, फसल काटने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको उसी खेत में ही फैला दिया जाता है, तो उसके जो बचे हुए पार्ट का यूज़ आप कवर करने के लिए उसको कर देते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग की बात करें तो क्रॉप जो आप लगा रहे हैं वो लेयर्स में लगाएं। ये नहीं कि मतलब जैसे कि पूरा फील्ड में एक ही टाइप की क्रॉप लगा दी, ये भी हो सकता है, या हो सकता है कि आप अलग अलग लेयर्स के फॉर्म में क्रॉपिंग करें। तो ये भी एक टिलेज प्रैक्टिसेस का एग्जांपल है। स्ट्रिप क्रॉपिंग का आप डायग्राम देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप की क्रॉप लेयर्स में लगाई गई है। और चॉइस ऑफ क्रॉप आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी क्रॉप की हाइट कम है तो अल्टरनेटिव आपने बड़े हाइट का कोई क्रॉप यूज़ कर लिया, एक रूट क्रॉप है तो दूसरा आपने दूसरे टाइप का क्रॉप यूज़ कर लिया। तो डिफरेंट टाइप की क्रॉप की आप लेयर्स लगा सकते हैं। अल्टरनेट फॉर्म में भी लगा सकते हैं, या कुछ एक स्ट्रिप की विड्थ आप डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से, या ग्रास के भी साथ आप पेयर कर सकते हैं। तो पेयर्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग की अगर बात करें, स्ट्रिप क्रॉपिंग को ही अगर डिटेल में देखें तो बहुत तरीके से बनाई जा सकती है। कंटूर्स पे बनाई जा सकती है। विंड एरोजन, वाटरफॉल एरोजन दोनों को ही रेजिस्ट करने के लिए काम आती है। इसमें जैसे मैंने डायग्राम में आप लोग को दिखाया कि अल्टरनेट स्ट्रिप्स को लगाते हैं और अलग अलग टाइप की स्ट्रिप्स को लगाते हैं, जिससे कि ग्रेन की हो सकती है और अलग अलग, जैसे मैंने बोला कि रूट क्रॉप हो सकती है, अलग अलग क्रॉप की आप स्ट्रिप्स लगा सकते हैं। और इस टाइप का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है तो सॉइल इरोजन कंट्रोल होता है। क्रॉप रोटेशन की बात करें तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, तो क्रॉप रोटेशन भी आप कर सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग में भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब जैसे कि कोई प्लेन सरफेस एरिया है, वहाँ पे आपने डिफरेंट लेयर लगा दी तो उसको फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं, जो हमने बताया था, डायग्राम में दिखाया। उसके अलावा अगर आप कंटूर्स पे लगाते हैं, कंटूर्स क्या होती है, सेम एलिवेशन की जो लाइंस होती हैं उनको जॉइन करने पे कंटूर्स बनते हैं। तो कंटूर्स के अलॉन्ग भी आप लगा सकते हैं। कंटूर्स के अलॉन्ग अगर आपने लेयर्स बनाई है तो उसको कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग कहेंगे। विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग की बात करें तो आपने क्या किया कि कुछ टॉल क्रॉप लगा दी, कुछ लो क्रॉप लगा दी, इस तरीके से अल्टरनेट क्रॉप का अरेंजमेंट कर दिया। तो एक लेयर विंड को रोक रही है, दूसरी पास करा रही है, तो इस तरीके से विंड को प्रिवेंट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। परमानेंट और टेम्परेरी बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग, इसको वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्लोप होता है, तो वहाँ पे हम ऐसी क्रॉपिंग का डिफरेंट टाइप्स के उसमें क्रॉप्स लगा के यूज़ करते हैं। पर्पस की बात करें तो स्ट्रिप क्रॉपिंग का पर्पस है सॉइल इरोजन को बचाना, चाहे वो वाटर से हो चाहे वो विंड से हो। लेयर्स में आपने क्रॉप लगाई है तो विंड को भी एक बैरियर मिलता है, और अगर पानी की बात करें तो पानी को भी बैरियर मिलता है। तो बैरियर की वजह से इन्फिल्ट्रेशन भी बढ़ेगा, मॉइस्चर रिटेन होगा, और साथ साथ में इरोजन भी कम होगा, रन ऑफ कम होगा कह सकते हैं। उसके अलावा जो सेडिमेंट्स है, यानी मिट्टी, कभी कभार ऐसा होता है कि पानी के साथ साथ कुछ मिट्टी के कण भी आने लगते हैं, तो इसको भी रोकने का काम करता है और कंटामिनेंट्स को रोकने का काम करता है।
वाटर क्वालिटी को बढ़ाने का काम करता है। अगर वाटर मूवमेंट हो रहा है और इस टाइप के लेयर्स बीच में हो रही हैं तो इस तरीके से क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। उसके बाद हम लोगों को डिस्कस करना है स्टबल मल्चिंग। स्टबल मल्चिंग में हम क्या करते हैं, जो बची हुई क्रॉप है, यानी कि आपने जैसे गेहूं की फसल काटी, उसके बाद जो उसका बचा हुआ पार्ट है उसको आपने क्या किया, खेत में फैला दिया। तो अब खेत में जब आपने फैला दिया तो एक तरीके से कवर कर दिया आपने, उसको कवर कर दिया तो विंड इरोजन से भी बचाएगा और वाटर इरोजन से भी बचाएगा। तो इस तरीके से कवर हो जाता है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं उसके। जैसे इस तरीके से डायग्राम देख रहे हैं तो आपने क्या किया कि जो ड्राई आपको स्ट्रॉ के रिमेनिंग्स दिख रहे हैं उसको आपने खेतों में फैला दिया है। अब ये एक तरीके से मॉइस्चर कंट्रोल करने का भी काम करेंगे, इरोजन को भी रोकेंगे, बहुत तरीके के बेनिफिट देंगे। उसके बाद आता है मैकेनिकल मेज़र। तो मैकेनिकल मेज़र में अगर हम डिस्कस करें कि आप कोई नोइंगली बैरियर कंस्ट्रक्ट करें, जैसे कि हम बोलें कि हमको हवा को रोकना है तो हम क्या करें कि एक दीवार खड़ी कर दें तो हवा दूसरे पार नहीं जा पाएगी। अब वो जो मैकेनिकल बैरियर आप लगा रहे हैं वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। वो ये हो सकता है कि आप कोई आर्टिफिशियल दीवार ईंट की, कंक्रीट की बना दें, चाहे आप पेड़ों के फॉर्म में बैरियर लगा दें, किसी भी तरीके से स्टोन के फॉर्म में लगा दें, बैरियर आपको लगाना है, उसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल मेज़र। तो इसमें जनरली 2 टाइप्स हैं जो आपको सिलेबस में पढ़ने हैं, वो है विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स। विंड ब्रेक की बात करें तो हमको हवा को रोकना है, तो इसमें बहुत सारे चीज़ें आ सकती हैं कि टाइप्स ऑफ जो ट्रीज़ हैं, आप अलग अलग टाइप के ट्रीज़ लगा सकते हैं। रोज़ में 1 से 3 रो लगा सकते हैं और इसको जो विंड आ रही होती है किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए एक डायरेक्शन से विंड आ रही है और उसके सामने आपने बहुत सारे पेड़ खड़े कर दिए, तो एक तरीके से ब्रेक का काम करेगा, अपोजिट साइड एरिया को प्रोटेक्ट करेगा। तो इस तरीके से विंड ब्रेक का काम होता है। और भी सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, बस किसी भी तरीके का आप बैरियर लगा दें तो हम उसको बोलते हैं विंड ब्रेक। अगर ट्रीज़ के कंपैरिजन में बात करें तो विंड ब्रेक क्या करता है कि अगर मान लीजिए किसी जो पेड़ है उसकी हाइट h है तो 10 to 15 टाइम्स ऑफ h क्या करेगा, एरिया को प्रोटेक्ट करेगा। मतलब जितनी ज़्यादा हाइट का आप ट्री लगाएंगे एज अ बैरियर, उतना ही ज़्यादा एरिया अपोजिट साइड का प्रोटेक्ट होगा। उसके अलावा उसकी डेंसिटी भी मैटर करती है, डेंसिटी पे भी डिपेंडेंट है। मान लीजिए कि जो आपने ब्रेक्स तो लगा दिए बड़े बड़े पेड़, लेकिन आपने गैप्स दे दिया है और उसमें एरिया बीच में बचा हुआ है, तो ऐसा भी नहीं करना है, पूरा डेंस लगाना है ताकि अपोजिट साइड पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो सके। जो इरोजन होता है वो विंड स्पीड के क्यूब का प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि जो विंड इरोजन है, अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है तो विंड इरोजन उसके कंपैरिजन में उसका भी क्यूब के फॉर्म में ज़्यादा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और विंड इरोजन कम है तो भी उसके क्यूब के फॉर्म में, विंड स्पीड कम है तो उसके क्यूब के फॉर्म में विंड इरोजन होगा। अगर हम विंड स्पीड को ही कम कर दें तो इरोजन को हम काफ़ी मात्रा में, यानी 80% हम घटा सकते हैं। तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हमको क्या करना है, स्पीड को कम रखना है, इसीलिए हम क्या करते हैं, विंड ब्रेक्स लगाते हैं। तो अगर डायग्राम में आप देखें तो आपको बहुत सारा विंड ब्रेक्स देखने को मिल रहा है, और जिस हिसाब से उसकी डेंसिटी होगी, जिस हिसाब से हाइट होगी, उस हिसाब से उसका प्रोटेक्शन एरिया होगा। विंड ब्रेक की बात करें तो जो फीचर्स हैं, क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या काम करता है, जैसे ट्रीज़, फेंसेस, वॉल हमने बताया डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आपको किसी खेत को प्रोटेक्ट करना है, आपको किसी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करना है, आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, रेजिडेंशियल एरिया को, या आपको किसी फॉरेस्ट को ही प्रोटेक्ट करना है, आप विंड ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अगर हम बात करें या फीचर्स की बात करें तो प्रोटेक्शन फ्रॉम विंड, तो अगर आपने ब्रेक लगाया है तो प्रोटेक्शन मिलेगा। वर्सेटैलिटी की बात करें, डिफरेंट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, आपकी नीड के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन की बात करें तो कितना एरिया होगा
आपको प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए बाकायदा इक्वेशन है। आप उस इक्वेशन को यूज़ करके कितना एरिया प्रोटेक्ट करना है, उस हिसाब से कितने पेड़ लगाने हैं, कितने डेंस लगाने हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं। उसी तरीके से विंड ब्रेक का ही एक सब टाइप है जिसको हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। तो शेल्टर बेल्ट का भी यूज़ हम करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे अगर आप टर्म की बात करें शेल्टर, तो शेल्टर का क्या मतलब होता है कि किसी को सहारा देना, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है चारों तरफ से, या किसी एरिया मतलब उसको विंड इरोजन से कंट्रोल करना है या प्रोटेक्ट करना है, तो आप शेल्टर बेल्ट लगा सकते हैं। एक बेल्ट के फॉर्म में आप चारों तरफ एक कवरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसको हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं। तो शेल्टर बेल्ट एक स्पेसिफिक टाइप है विंड ब्रेक का, जो कि मोस्टली यूज़ होता है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में। विंड ब्रेक की बात करें तो वो एक ब्रॉड टर्म है, शेल्टर बेल्ट एक स्पेसिफिक टर्म है। तो हम जैसे कि कोई एक एग्रीकल्चर फील्ड है, उसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके चारों तरफ हमने पेड़ लगा दिए हैं। और उसी तरीके से किसी फॉरेस्ट एरिया को अगर आपने देखा होगा, अच्छे से ऑब्ज़र्व किया होगा, तो उसके चारों तरफ खूब बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसके अंदर ही पूरा फॉरेस्ट बना होता है। तो इस तरीके से आप सेटिंग्स बना सकते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो विंड रिडक्शन, जो विंड स्पीड है वो उससे काफ़ी कम हो जाती है जब शेल्टर बेल्ट यूज़ करते हैं आप, और जो एरिया है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। उसके अलावा क्लाइमेट इम्प्रूवमेंट होता है। जैसे कि आपने किसी एरिया को पूरी तरीके से विंड से प्रोटेक्ट कर दिया है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो उस हिसाब से, जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर मॉइस्चर है तो उसमें मॉइस्चर रिटेन रहेगा, अगर हीट है तो हीट रिटेन रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हेल्पफुल हो जाती हैं कई बार क्लाइमेट को देखने के लिए। बायोडाइवर्सिटी की बात करें, जैसे कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में आपने चारों तरफ से कवरिंग लगा दी है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जंगली जानवर, पेड़ वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो एक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। अगर आपने ऐसे ओपन छोड़ दिया है तो फिर मूवमेंट इधर उधर होता रहेगा और फिर उतना प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा। तो एक डाइवर्सिटी उस पर्टिकुलर एरिया में मेंटेन रहती है प्लांट्स की वजह से। सॉइल स्टेबलाइजेशन की बात करें तो जो प्लांट्स हैं, जो ट्री हैं, वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं और एक तरीके से उसको मजबूत बनाए रखते हैं। तो ये काम भी हो सकता है। एस्थेटिक वैल्यू की बात करें तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो शेल्टर बेल्ट्स का यूज़ हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए कर सकते हैं। शेल्टर बेल्ट का जो फॉर्मूला देखें कि मतलब जो डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस तक आपको कवरेज चाहिए, हाइट के फॉर्म में आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास वेलोसिटी है, एक तो क्रिटिकल वेलोसिटी हो गई, मतलब जिस वेलोसिटी के ऊपर इरोजन होता है, या जिस वेलोसिटी के ऊपर अगर वेलोसिटी जाती है तो इरोजन स्टार्ट होने लगता है, तो उसको वीएम बोल रहे हैं, एक्चुअल वेलोसिटी को वी बोल रहे हैं, और एंगल ऑफ जो भी विंड है उसको हम थीटा बोल रहे हैं। तो कितने हाइट का पेड़ लगाएं अगर आपको किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को प्रोटेक्ट करना है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो फार्मूला है जिसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, और जो वीएम है 15 मीटर हाइट तक की वेलोसिटी है, जो कि रोडेबल सॉइल के लिए है, और एक्चुअल वेलोसिटी की बात करें तो वी है। विंड अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पड़ रही है, थीटा जो है डायरेक्टली 90 डिग्री हो जाएगा। फिर थीटा जितने भी एंगल पे विंड जा रही है उस पर डिपेंड करेगा। तो इससे ये डायग्राम बना हुआ है शेल्टर बेल्ट का। तो किसी पर्टिकुलर एरिया को, एग्रीकल्चरल एरिया को प्रोटेक्ट किया गया है पेड़ों के थ्रू। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रॉ चेकर बोर्ड्स की। तो जैसे ड्यून स्टेबलाइजेशन की बात करें, जैसे ऐसे एरियाज़ जहाँ पे मिट्टी इस तरीके से ओपन और लूज़ फॉर्म में रहती है और उसको आपको कवर करना है, तो स्ट्रॉ चेकर बोर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। 50 to 60 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब इसकी पूरी डायमेंशन फिक्स होती है। थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 10 to 20 सेंटीमीटर हाई के इस टाइप के सूखे हुए स्ट्रॉ से हम बनाते हैं और उसको पूरे एरिया में स्प्रेड कर देते हैं जहाँ पे विंड स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इस तरीके से भी विंड इरोजन का कंट्रोल किया जा सकता है। शेल्टर बेल्ट की अगर बात करें तो शेल्टर बेल्ट में भी वही सेम चीज़ है जैसे विंड ब्रेक में बताया था। तो इसमें जो
पेड़ लगाने हैं वो कैसे लगाने, कुछ छोटे साइज़ के पेड़ होते हैं, कुछ बड़े साइज़ के पेड़ होते हैं, पूरा कवर होता है। जिस डायरेक्शन से विंड आ रही होती है उसको विंडवर्ड साइड कहते हैं, जिस डायरेक्शन को विंड जा रही होती है, जो अपोजिट डायरेक्शन जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है उसको लीवर्ड साइड कहते हैं। जो विंड का मूवमेंट होता है, जैसे जैसे ही उसको एक बैरियर मिलता है तो ऊपर साइड मूवमेंट करने लगती है, फिर अपोजिट साइड में जब वो एरिया होता है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है इसका। तो ये सारे जो मेज़र थे जो हम लोगों ने पढ़े, डिफरेंट टाइप के मेज़र, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हम कैसे क्रॉप का यूज़ कर सकते हैं, हम कैसे टिलेज प्रैक्टिसेस का यूज़ करके इरोज़न को कम कर सकते हैं, हम कैसे मैकेनिकल मेज़र कुछ बैरियर्स बना के इरोज़न को कम कर सकते हैं, और स्ट्रॉ चेकर बोर्ड्स इस टाइप के अल्टरनेट अरेंजमेंट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट हम कर सकते हैं विंड इरोज़न कंट्रोल को करने के लिए। तो जहाँ भी किसी पर्टिकुलर एरिया में ऐसे मिट्टी वगैरह रखी हुई है उसके साइड जो है हम बैरियर्स बना देते हैं, डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन भी बना सकते हैं या कुछ आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं ताकि विंड इरोज़न कंट्रोल हो पाए। तो ये यूनिट 1 यहीं तक थी। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो यूनिट 2 डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 थोड़ी सी लेंथी है तो कोशिश करेंगे उसको टाइमली कवर करने की। थैंक यू।